हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस लॉकडाउन में भी आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एक CDNA लाइब्रेरी और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CDNA लाइब्रेरी या CDNA पुस्तकालय। CDNA लाइब्रेरी में जाने से पहले या स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी, और नहीं भी हैं तो आप स्क्रीन पे देखें। हम जानते हैं कि DNA से क्या बनता है, mRNA बनता है, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। DNA से जो mRNA बनता है, इस प्रक्रिया को अनुलेखन के नाम से जानते हैं, और mRNA से जो प्रोटीन बनता है उसे अनुवादन के नाम से जानते हैं। इस पूरी प्रोसेस को प्रोटीन संश्लेषण बोल सकते हैं, जीन अभिव्यक्ति बोल सकते हैं, ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ भी रखा है। और यदि मान के चलिए mRNA से DNA बने तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? वैसे मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद आ जाए तो उसे बोलेंगे पुनः अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस ये CDNA लाइब्रेरी इसी स्टेप पे मेनली बेस्ड है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको याद आ गया तो CDNA लाइब्रेरी भी फिनिश हो गई। चलिए, CDNA लाइब्रेरी में प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि कुछ सजीवों में जीनोम के रूप में RNA पाया जाता है, या मैं बोलूँ आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। ऐसा आपको मैंने पढ़ा भी रखा है। HIV वायरस ऐसी प्रोसेस पे वर्कआउट करता है, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA यानी कि एक रज्जु की RNA पाया जाता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाता है और उसके बाद में ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट कर पाता है। इसमें अगर हम चलें तो बस हमें ये पद ही याद होना चाहिए, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। देखते हैं, सजीव कोशिका में हजारों प्रकार के mRNA पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन बनाते हैं। इन mRNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से DNA का निर्माण किया जाता है। ये एंजाइम आपको याद होना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे CDNA लाइब्रेरी कहते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं, इसे पूरक DNA कहते हैं। और इन CDNA लाइब्रेरी का संग्रह स्थल क्या कहलाएगा? CDNA पुस्तकालय या CDNA लाइब्रेरी कहलाता है। ओके, इसके बाद इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस प्रोसेस को देखें। आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में सबसे ऊपर जो बना हुआ है वो सिंगल स्ट्रैंड एकल सूत्री है। वो एकल सूत्र किसका है? ये mRNA का है, यानी कि ये एकल सूत्री mRNA। वैसे mRNA एकल सूत्री होता है, DS होता भी नहीं है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले आपको। और ये 5' to 3' एंड डायरेक्शन में होता है। इसके बाद यदि इस mRNA को क्या दिया जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपलब्ध करवाया जाए, तो ये क्या करेगा? DNA की श्रृंखला बनाएगा। अपने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे जो ये वाली श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये एक DNA स्ट्रैंड है। जैसे ही DNA स्ट्रैंड पूरा हो जाएगा, इसका जल अपघटन हो जाएगा और ये सूत्र तो अलग हो जाएगा, RNA की श्रृंखला तो अलग हो जाएगी, और इस प्रकार से आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA दिखाई देगा। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को यदि DNA पॉलीमरेज एंजाइम से उपचारित करवाया जाए, DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, DNA पॉलीमरेज एंजाइम से उपचारित करवाया जाए तो ये इसके सामने यानी कि संपूरक सूत्र निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो आप देखें, यहाँ पर एक सूत्र ये है और एक सूत्र ये है, इसके सामने दूसरा सूत्र बन चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने कट लगा रखा है और आपको दिख रहा है यहाँ पर हेयर पिन लूप आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। इसे अलग कैसे किया जाता है? इसको अलग करने के लिए S1 न्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया जाता है, जिससे ये जुड़ा हुआ जो हेयर पिन लूप है ये पृथक हो जाता है, और फाइनली हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड यानी कि द्विसूत्री DNA आ जाता है। डबल स्टैंडर्ड DNA की प्राप्ति हो जाती है। इसी को CDNA लाइब्रेरी या CDNA पुस्तकालय कहते हैं। आप बोलेंगे CDNA लाइब्रेरी का हूँ, ये तो केवल CDNA हुआ, यानी कि केवल कॉम्प्लीमेंट्री DNA हुआ, डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया। इसकी लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इसको एक उचित वाहक में, वाहक क्या होते हैं आपको ध्यान होगा, हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फॉस्फेट, बैक्टीरियोफेज, YAC यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, शटल वायरस, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, इनकी बात कर चुके हैं।
वीडियो मैं इनके भी बनाकर जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन वैसे ऑफलाइन क्लास में हम इनकी बात कर चुके हैं। इसमें सबसे अच्छा वाहक हम प्लाज्मिड को मान सकते हैं, माना भी है हमने PBr 322 जो कि एक कृत्रिम वाहक है। अगर उसमें इस DNA को, डबल स्टैंडर्ड DNA को जोड़ दिया जाए और उसे एक परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाए, तो वो जितनी भी कॉपी तैयार करेगा तो हमारा जो ये DNA है इसकी भी कॉपियाँ बन जाएंगी, और इस तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA की बहुत सारी कॉपियाँ या प्रतियाँ बन जाएंगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, cDNA लाइब्रेरी या cDNA पुस्तकालय। तो आई थिंक आप लोगों को ये cDNA लाइब्रेरी समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो रिटर्न जो भी है, लिखित में जो लिखा हुआ है उसे याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप 2 से 3 बार उसे रीड करें, आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। और डायग्राम आपको आना चाहिए, अगर डायग्राम आता है तो आप मान के चलिए पूरा काम फिनिश है। ओके, cDNA लाइब्रेरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, और एक बड़े प्रश्न यानी कि 3 या 4 नंबर के लिए हर तरह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक छोटी छोटी बातें पूछी जाती है तो 1 नंबर के लिए, किसी एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाए तो 2 नंबर के लिए, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए, तो पूरा बड़ा प्रश्न हमारे सामने बनता है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, और बहुत काफ़ी आसान है, ईजी है। इसमें एंट्री करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी कि पुनर्योगज DNA तकनीक अगर आपको याद है तो मान के चलिए आपका काम ओके है, यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है BT कॉटन। BT कॉटन को आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पर किलर कॉटन के रूप में भी लिख रखा है, तो इसे किलर कॉटन भी कहते हैं। ये है क्या, इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। नॉर्मली जो कॉटन प्लांट होता है उस पे बॉलवर्म नाम के कीट आक्रमण करते हैं और कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लासेस में बात की कि बायोटेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य है ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए कार्य करना। इसका मेन उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए काम करना। तो क्या, किस तरह से ये इसमें काम करती है बायोटेक्नोलॉजी? हमने बोला कि कॉटन बॉलवर्म नाम के कीट क्या करते हैं, कपास के पौधे को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जिससे कपास के उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और काफ़ी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए क्या किया गया? इससे बचने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाया गया। क्या तरीका अपनाया गया, थोड़ा ध्यान से सुने। बेसिलस थुरिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये कौन है? बैक्टीरिया। कौन है ये? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में एक क्राई जीन होती है। कौन सी जीन होती है? क्राई जीन होती है। ये क्राई जीन क्या बनाती है? ये क्राई जीन बनाती है क्राई प्रोटीन। क्या बनाती है? क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन क्या करती है? ये क्राई प्रोटीन एक पॉइजनस यानी कि विषैली प्रोटीन है। क्या है ये? विषैली प्रोटीन है। चूंकि ये बेसिलस थुरिएंसिस से बनाई जा रही है इसलिए इसे बीटी विष या बीटी पॉइजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी पॉइजन भी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या इसका लाभ उठाया? इन्होंने लाभ ये उठाया कि बेसिलस थुरिएंसिस में वो जीन जो क्राई प्रोटीन बनाता है यानी कि क्राई जीन, उसको पृथक किया, उसको आइसोलेट किया, और उसको आइसोलेट करके एक उचित वाहक की सहायता से किस में प्रवेश करवा दिया? कपास के पौधे में प्रवेश करवा दिया। किस में प्रवेश करवा दिया? कपास के पौधे में प्रवेश करवा दिया। कपास के पौधे के साथ वो क्राई जीन समाकलित हो गया, यानी कि कपास के पौधे में उपस्थित कोशिकाओं के DNA के साथ ये क्राई जीन समाकलित हो गया। और जब कपास की कोशिकाओं ने क्या किया? प्रोटीन संश्लेषण किया, या मैं कहूँ जीन अभिव्यक्ति की, तो उस क्राई जीन ने क्राई प्रोटीन बनाया जो कि क्या है? विषैली है। इस तरह से जब एक कॉटन बॉलवर्म उस कपास के पौधे को या उस कपास के पौधे की पत्तियों को खाएगा या काटेगा, तो ऐसी स्थिति में ये क्राई प्रोटीन, कौन से प्रोटीन? क्राई प्रोटीन
उस कीट के आंत्र में जाकर छेद कर देगी, परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाएगी। बात आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जब बीटी विष है तो ये बैसिलस थूरियनजिसिस को क्यों नहीं मार देता? जब ये कीट को मार देता है तो इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता? ये जब आप बोल रहे हो कि इसके अंदर विष बनता है, इसका कारण क्या है? पीएच लेवल। जो पीएच लेवल इसको कीट के इंटेस्टाइन में या आंत्र में मिलता है वो इसमें नहीं मिलता। या मैं इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूँ कि बैसिलस थूरियनजिसिस में ये बीटी विष, ये क्राई प्रोटीन निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और कीट में जाकर ये सक्रिय अवस्था में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में जो पीएच लेवल होता है वो उसके लिए अनुकूलित होता है, फेवरेबल होता है और वो सक्रिय हो जाता है और ऐसी कंडीशन में आंत्र में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार कपास को कोई हानि नहीं होती है। इसीलिए इस कपास को क्या बोलते हैं? किलर कॉटन बोलते हैं। इस कपास को क्या बोलते हैं? किलर कॉटन बोलते हैं। इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। इसी टाइप से मैं आपको एक और बता दूं, बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया था। हालांकि वो इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन बीटी ब्रिंजल भी इसी टाइप से बनाया गया था। इस कपास को गुलाबी, देखें आप नीचे लिखा हुआ है, इस कपास को गुलाबी सड़न कीट यानी कि पिंक वॉल्वम जैसे ही खाता है वह मर जाता है और मर जाएगा तो उपज अधिक प्राप्त होगी, यानी कि कपास को कोई नुकसान नहीं होगा। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि इसकी दूसरा टॉपिक आता है हमारा फ्लेवर सेवर टमाटर। ये फ्लेवर सेवर टमाटर क्या है? ये ट्रांसजेनिक टोमेटो है। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी हम इस टाइप से जितने भी प्लांट बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो सारे के सारे ट्रांसजेनिक ही होते हैं। इवन इनको जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं। जीएम क्रॉप्स का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि आनुवंशिक रूपांतरित फसलें। तो फ्लेवर सेवर टमाटर भी एक ट्रांसजेनिक टमाटर है, एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल है, एक पराजीनी पादप। ओके, ये अमेरिका में विकसित किया गया। क्यों विकसित किया गया? क्या प्रॉब्लम थी? मैं आपको बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब तक आपको एक स्टोरी की तरह नहीं समझेंगे ये आप समझ नहीं पाएंगे। अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे। टमाटर के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप देखें, टमाटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि टमाटर की जो सेल वॉल होती है, यहाँ पे जो सेल वॉल पाई जाती है, वो सेल वॉल लंबे समय तक टिक नहीं पाती। क्यों नहीं टिक पाती? वो इसलिए नहीं टिक पाती साहब कि इसमें एक पॉलीगैलेक्टुरोनेज नाम का एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम के कारण कोशिका भित्ति का अपघटन हो जाता है, परिणाम स्वरूप टमाटर गलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसको लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। इससे टमाटर गल जाएगा। टमाटर गल जाएगा तो नुकसान होगा। नुकसान से तो बच रहे हैं, उद्देश्य हमारा है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ये किया गया कि इस एंजाइम यानी कि पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम की मात्रा को एंटीसेंस आरएनए तकनीक के द्वारा कम कर दिया गया। तो ये जब कम हो गया तो कोशिका भित्ति नहीं गलेगी तो टमाटर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म तैयार की गई जिसे फ्लेवर सेवर नाम दिया गया। तो ये फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में हो गया। 1 नंबर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में जैसे आ जाए बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर से आप क्या समझते हैं, 2 ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में समझिए। तो ये 2 नंबर के हिसाब से। ओके, अब आगे चलते हैं। ट्रांसजेनिक मक्का सिंपल है। ट्रांसजेनिक मक्का में क्या किया? लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को एंट्री दिलवा दी गई। ये एंट्री मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने आरडीटी पढ़ रखी है उसको ये एंट्री समझ में आ जाएगी। एंट्री की तरफ बार बार क्या मतलब है, एंट्री का क्या तरीका है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइसिन नामक अमीनो अम्ल बनाने वाले उत्पादक जीन की पहचान करेंगे, उसको मक्का में स्थानांतरित करवाएंगे और अब मक्का में लाइसिन अमीनो अम्ल का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक मक्का बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों के निर्माण से क्या तात्पर्य, इसको भी एक स्टोरी की तरह समझिए। सामान्यतः क्या किया जाता है? सामान्यतः खेत में फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय पादप भी उग जाते हैं जिन्हें हम शाकीय खरपतवार या वीड्स के नाम से जानते हैं। जब उनकी संख्या अधिक होती है तो इससे फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि फसल उत्पादन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं साहब? आप बोलोगे सर हम शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं। शाकनाशी जैसे आपने ग्लाइफोसेट नाम सुना है अच्छी तरह, उसका छिड़काव करके हम खरपतवार नाशियों को नष्ट कर देते हैं।
लेकिन उसका फ़ायदा क्या? आप बोलेंगे सर खरपतवारनाशी चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अधिकांशतः जब हम खरपतवारनाशी पे ग्लाइकोफोसेट का छिड़काव करते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो उस दौरान खरपतवारनाशियों के साथ साथ कुछ फसली पादप भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। हालांकि मृदा और वातावरण पर इसका कोई खास नकारात्मक प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन फसली पादप तो जा रहे हैं, मतलब नुकसान हो रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया कि ऐसे पादप तैयार किए गए, क्या ऐसे पादप तैयार किए गए जिन पर इन शाकनाशियों का कोई प्रभाव ही ना पड़े, इन शाकनाशियों का क्या कोई प्रभाव ही ना पड़े, और उन्हें क्या बोलेंगे? शाकनाशी प्रतिरोधी पादप बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे तंबाकू और टमाटर में ग्लाइकोफोसेट के प्रति प्रतिरोधिता उत्पन्न की गई, यानी कि अगर ऐसे फसल के ऊपर अगर आप ग्लाइकोफोसेट उपयोग करेंगे तो तंबाकू और टमाटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल वहाँ पर अवांछनीय पादप यानी कि जो खरपतवार उगे हुए हैं वे नष्ट होंगे। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा होगा, फास्फोथ्राइसिन, ये तंबाकू में है। सल्फोनाइल यूरिया और इमिडोजोलिन प्रतिरोधकता ये टमाटर में, चुकंदर में और सरसों में की गई है। इसी टाइप से ट्राइएजिन्स प्रतिरोधकता शलगम और गोभी के पादप में की गई है। यानी कि अब इन फसलों पर अगर हम ग्लाइकोफोसेट, फास्फोथ्राइसिन, सल्फोनाइल यूरिया, इमिडोजोलिन्स और ट्राइएजिन्स जैसे शाकनाशियों का प्रयोग करेंगे तो फसलों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल शाकनाशियों या मैं बोलूं कि खरपतवार ही नष्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नरबंदे पौधों की प्राप्ति। नरबंदे पौधे क्यों बनाए गए? नरबंदे मतलब आप सोचेंगे ऐसे पौधे जिनमें जनन क्षमता नहीं है, नर में बात कर रहा हूँ। तो नरबंदे पौधे बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बहुत ही छोटा सा उद्देश्य और बड़ा उद्देश्य है। आप देखें, छोटा उद्देश्य इसलिए जिसके समझ में आएगी, जो केवल रटेगा उसके लिए छोटा उद्देश्य है, और जो इसकी गहराई में जाएगा उसके लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है। आपने पादप प्रजनन में संकरण पढ़ रखा है। संकरण क्या होता है? संकरण में हम ये बोलते हैं कि दो किस्मों के मध्य संकरण करवाया जाता है। मतलब एक पुष्प है तो उस पुष्प में या उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर दूसरे किसी या पुष्प के या जाति के क्या लाए जाते हैं? पुंकेसर, वो परागकण लाए जाते हैं और उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करवा दिए जाते हैं। इससे उनमें निषेचन होता है और इससे बनने वाले पौधे संकरित पौधे कहलाते हैं, यानी कि जिनमें ऑलमोस्ट दोनों के गुण होते हैं। तो इसके लिए क्या करवाते हैं वहाँ पर? हमें पता है मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। उनमें क्या किया जाता है कि हम विपुंसन की क्रिया करवाते हैं। विपुंसन का तात्पर्य है कि पुंकेसरों को हटाना, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। ओके, वो किस तरह से की जाती है? वो सब हाथ से की जा सकती है, मतलब कैंची से काट कर द्वारा, गर्म पानी से की जा सकती है, अल्कोहल से की जा सकती है। लेकिन इस प्रोसेस को करने में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और पैसे भी खर्च होते हैं, और प्रोसेस की सफलता की 100% गारंटी भी नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा अगर हमें संकरण करवाना हो और हम ऐसे पौधे बना लें जो नरबंदे हो, मतलब उनमें नर पौधों में जनन क्षमता हो ही नहीं, यानी कि उनके पुंकेसर जनन क्षम न हो, उनके जो परागकण हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, माइक्रोस्पोर हैं, वो जननक्षम ही ना हो। ऐसी स्थिति में अगर दूसरे पोलन ग्रेन्स अगर लाकर हम वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करवाते हैं तो वो ही निषेचन कर पाएंगे और पहले वाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जननक्षम है ही नहीं। इसलिए क्या किया गया? नरबंदता या नरबंदे पौधों की प्राप्ति की गई। अब ये नरबंदे पौधे प्राप्त कैसे किए जाए? अब आप देखें, स्क्रीन पे आ जाएं। अब इसमें होता है एक जीवाणु होता है बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस। इसमें एक जीन होता है बार्नेज। कौन सा जीन होता है? बार्नेज। ये बार्नेज जीन नरबंध्यता उत्पन्न करता है पौधों में। क्या उत्पन्न करता है? नरबंध्यता उत्पन्न करता है पौधों में। तो क्या किया जाए साहब? अगर हम इस बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस से बार्नेज जीन को निकाल लें और किसी पौधे में स्थानांतरित करवा दें तो उस पौधे में कभी भी नर जनन क्षमता विकसित नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी में किया गया, बिल्कुल किया गया साहब, तंबाकू में किया गया है, तोरिया में किया गया है, ये बात हो गई। यानी कि एक नंबर में ये पूछा जा सकता है नरबंध्यता किस जीन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो आप बोलेंगे बार्नेज जीन के द्वारा की जाती है। बार्नेज जीन सामान्यतः किन में पाए जाते हैं? तो ये जीवाणु हैं बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, उनमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक जीन और पाया जाता है
और वो है बार स्टार, जो एक प्रोटीन को कोड करता है। और इस मतलब इस जीन से नर उर्वर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसके पास दोनों जीन है, बारनेस तो नरबंध्यता उत्पन्न करेगा और बार स्टार नर उर्वरता उत्पन्न करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली हमारा नरबंध्य पौधों की प्राप्ति पे फोकस था, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। बार स्टार को केवल आप 1 नंबर की दृष्टि से याद रखें। ओके, आगे चलते हैं। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरी बात आती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात आती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम जानते हैं कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। हमें पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, और हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन हर पौधे के लिए आवश्यक है। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पौधे इसे डायरेक्टली उपयोग में या काम में नहीं ले सकते। तो किस में उपयोग में, किस तरह से उपयोग में लेते हैं? वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। कौन से पौधे ले पाते हैं? सभी पौधे ले पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाते। स्पेशली जो राइजोबियम है, मैं या बोलूँ लेग्यूम जो क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली की जो मेंबर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसे बोला जाता है राइजोबियम। और ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है, और पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ही काम में ले सकते हैं। इसलिए राइजोबियम में निफ जीन्स पाई जाती हैं, और वो निफ जीन्स के द्वारा ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलता है। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से ये क्षमता किस में मिल रही है? आप बोलेंगे साहब प्राकृतिक रूप से ये क्षमता मोस्टली लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में मिल रही है, यानी कि मैं बोलूँ सभी पादपों में उपलब्ध नहीं है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव है। कैसे संभव है? हम क्या करेंगे, राइजोबियम, ये राइजोबियम मेलिलोटी एक बैक्टीरिया है, इसमें ये जो निफ जीन है इसको हम पृथक कर लेंगे साहब। क्या कर लेंगे? पृथक कर लेंगे या आइसोलेट कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी। राइजोबियम मेलिलोटी के या राइजोबियम मेलिलोटी से हम निफ जीन को पृथक कर लेंगे। निफ जीन कौन है? ये वही जीन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसको पृथक करके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में स्थानांतरित करवाएंगे। आपको अच्छी तरह पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या है। ये भी एक बैक्टीरिया है, ये द्विबीजपत्री पादपों में प्रवेश कर सकता है क्योंकि इसमें टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। टी आई प्लाज्मिड में टी डीएनए होता है जो संक्रामक क्षमता रखता है। ये आप बात आपको याद होगी, उसके नोट्स हमने थोड़े दिन पहले शेयर भी किए थे, और उस पर जो वीडियो है वो भी मैं जल्द आपको बना के उपलब्ध करवा दूंगा। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में से किसको निकालते हैं? टी आई प्लाज्मिड को निकालते हैं, टी डीएनए निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं? इस निफ जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं या निफ जीन को वहाँ पर समाकलित कर देते हैं। और फिर एग्रोबैक्टीरियम को किसके साथ सह कल्चर करवाया जाता है? गेहूँ के साथ करवा सकते हैं हम, चावल के साथ करवा सकते हैं, और फाइनली अब गेहूँ में और चावल में भी लेग्यूम पादपों की तरह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। एग्रीकल्चर के कोर्स के हिसाब से इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो नीचे मेंशन कर रखे हैं, आप इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। जैसे पहला दे रखा है हमने गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस को बोला जाता है सुनहरे चावल। क्या बोला जाता है इनको? सुनहरे चावल। ये सुनहरे चावल क्या है? इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, हमारे इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो स्विस के एक बायो इंजीनियर थे जिनका नाम था इनगो पेट्रिकस। उन्होंने इस गोल्डन राइस चावल की किस्म का विकास किया था। इसमें इन्होंने डैफोडिल नामक पौधे से बीटा कैरोटीन पैदा करने वाले जीन को डाला, जिससे इस चावल में अब विटामिन ए का संश्लेषण होता है। यानी कि वर्तमान में जो गोल्डन राइस उपलब्ध है वो विटामिन ए उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर पोटैटो। सुपर पोटैटो क्या है? सुपर पोटैटो क्या है? सुपर पोटैटो एक, या आप बोलेंगे सुपर आलू, बिल्कुल सुपर पोटैटो एक सुपर आलू ही है। इसके द्वारा खाने योग्य वैक्सीन बनाए गए। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन स्थानांतरित किए गए हैं। ये कौन है? ये सुपर पोटैटो है। दो टॉपिक हो गए हमारे, गोल्डन राइस हो गया, सुपर पोटैटो हो गए। बीज प्रोटीन गुणवत्ता। ये बीज प्रोटीन गुणवत्ता क्या है? कि हम ये बोल रहे हैं कि ट्रांसजेनिक पादप बनाने के साथ साथ हम ट्रांसजेनिक बीज बना सकते हैं जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होगी। खाद्य टीके मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि खाद्य टीके, मतलब ये है कि जितनी भी एडिबल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें न्यूट्रिशन बढ़ाकर हम
खाद्य पोषण दे सकते हैं। किन में? बच्चों में। महत्वपूर्ण औषधियाँ तैयार की जा सकती हैं। आपने नाम भी सुन रखा है, जैसे मैंने क्लास में बता रखा है, ह्यूमलिन, आपको अच्छी तरह पता होगा। जैव अपघटनीय प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक बनाए जा सकते हैं जो इजीली डिग्रेडेबल हों, जो आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हों। जीवाणु प्रतिरोधी पादप तैयार किए जा सकते हैं। जीवाणु प्रतिरोधी पादप से हमारा क्या तात्पर्य है? जीवाणु प्रतिरोधी से मतलब है जीवाणु और कवक प्रतिरोधी, यानी कि हम जानते हैं अधिकांश जीवाणु है, या मैं बोलूँ पौधों में या और जीवों में जीवाणु के द्वारा कवक के द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। तो हम ऐसे पौधे तैयार करें जिनमें क्या नहीं हो, जीवाणु रोग उत्पन्न ना कर पाए। जैसे सुडोमोनास सेरेंगी, जीवाणु क्या करता है? वन्य आग के प्रति तंबाकू को प्रतिरोधिता प्रदान करता है, सुडोमोनास सेरेंगी। ओके, नेक्स्ट, यानी कि कवक प्रतिरोधी की बात करें। कवक प्रतिरोधी में ऐसे पौधे तैयार करना चाहते हैं जो कवकों के प्रति क्या करते हों? प्रतिरोधिता रखते हों। जैसे अल्टरनेरिया लोगिपेंस, ये एक कवक का नाम है। इसके द्वारा ब्राउन स्पॉट नाम का डिजीज उत्पन्न किया जाता है। किस में किया जाता है? तंबाकू में किया जाता है। यदि इस पौधे में हम काइटिनेज नाम का जीन स्थानांतरित करवा दें तो तंबाकू की हमारे पास ट्रांसजेनिक किस्म तैयार हो जाएगी और उसमें रोग नहीं होगा। इसी प्रकार से राइजोक्टोनिया सोलेनाई होता है, जिसमें रूट रॉट ऑफ कॉटन यानी कि कपास का मूल गलन रोग होता है। इसमें भी काइटिनेज के द्वारा हम ट्रांसजेनिक तंबाकू की प्राप्ति कर सकते हैं। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा लेट ब्लाइट आलू में उत्पन्न किया जाता है। ओस्मोटिन जीन स्थानांतरित करवा के हम इस रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। आ गई होगी बात समझ में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे सुपर पोटैटो की बात ही चली है, तो सुपर पोटैटो क्या किया गया, ये न्यू दिल्ली के JLN यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे आशीष दत्ता, उन्होंने रामदाने का प्रोटीन बनाने वाला जीन आलू में डालकर सुपर पोटैटो बनाया था। इससे क्या होगा कि ये आलू प्रचुर मात्रा में प्रोटीन को रखेगा और पोषण उपलब्ध करवाएगा किसमें? मानवों में। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का ये महत्व है, ये इम्पोर्टेंस है, ये उपयोग है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के हिसाब से हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ भी वहाँ पर लिखें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।